चलो कल के क्लास में जो भी पढ़े थे एक बार रिवीजन कर लो। यहां तक के मौर्यकालीन जो आर्थिक व्यवस्था तक हम कल समझ चुके हैं पूरे क्लास में। कल के क्लास में जो भी पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लो, जल्दी जल्दी बातें ना करें बीच में। अशोक के कुल कितना शिलालेख पढ़े थे? 14। अब आपको केवल मैं बता रहा हूं, आपका नंबर बताना है कि कौन सा शिलालेख में आएगा, ठीक है। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, चौथा नंबर। पशु चिकित्सा, दूसरा। पहला बोले आप, उधर सुनाई दे रहा है यहां तक। आत्मनियंत्रण, छठवा। धम्म महामात्र, पांचवा। हर 5वें वर्ष में दौरा, तीसरा। ठीक। तीर्थ यात्रा कौन सा है? 7वां। धम्म यात्रा, 8वां। प्रजा के हित में सोचना, 10वां में है, ठीक है ना। ब्राह्मणों को ना सताएं, ब्राह्मणों को ना सताएं, 11वां। कलिंग युद्ध, धार्मिक जीवन बिताना है, 14, ठीक है ना। स्त्रियों का सम्मान, 12, स्त्रियों का सम्मान, 12। अशोक के कितने स्तंभ लेख थे? 7, जिसमें से आपको बताना है सबसे छोटा वाला का नाम बताओ। रुमनदेही, क्या नाम था? रुमनदेही। कौशाम्बी स्तंभ लेख कहां से प्राप्त किया गया था? कौन से राज्य से? यूपी से। गुजरात। हाँ इतना जोर जोर से चिल्ला रहे और क्या पढ़ के आते हो, समझ से बाहर लगता है मेरे को तो कभी कभी। कौशाम्बी अभिलेख को ही और क्या नाम से जानते हैं? रानी का अभिलेख। क्या बोलते हैं? क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस कौशाम्बी अभिलेख में किसके दान की चर्चा है? कारुवा के द्वारा दिए गए दान की चर्चा है, ठीक है ना। कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद में कौन स्थापित किया था? अकबर। कौन किया था? बात मत करो बीच में, पूछ रहा हूं, बताना है। टोपरा स्तंभ लेख कहां से प्राप्त किया गया था? हरियाणा से। उसको दिल्ली कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। और नाम क्या पड़ गया फिर? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। क्या बोलेंगे? मेरठ वाला जो यूपी से मिला था, इसको भी दिल्ली कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। और नाम क्या रखा गया? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ठीक है। और बाकी जो है रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़ और अरिराज, दोनों वाला, ये सब कहां से मिला है? बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण से। समझ आ पा रहे हैं? हाँ कि नहीं? मौर्यकालीन जो आर्थिक व्यवस्था था उसका हम मुख्य आधार का बात करें तो क्या है? देखो मुख्य आधार ना कृषि है, नोट्स में लिखा है, देख लेना। और अन्य में और क्या क्या था? पशुपालन और कारखाना भी था, लेकिन सबसे मुख्य में क्या बताओगे? कृषि। सरकारी भूमि को क्या बोलते थे? सीता भूमि, ठीक है ना। बिना वर्षा की अच्छी खेती वाली भूमि अदेव मात्रिक, क्या बोलते हैं? चाणक्य के अनुसार भूमि कर कितना था? उत्पादन का 1/6। और मेगा स्थनिज के अनुसार तो कौन ज्यादा बताया है? कौन मतलब मेगा स्थनिज? और कौन कम बताया? चाणक्य। आ रहा समझ में? बिक्री कर कितना था? बिक्री का 10वां भाग, मतलब जितना बिकेगा उस मूल्य का कितना? 10वां। धार्मिक कर को क्या बोलते थे? बलि। धार्मिक कर को बलि के नाम से जानते थे। आ रहा बात समझ में? तो यहां तक कल पूरा देख चुके थे। आगे हम इसके पढ़ते हैं कि कौन कौन सा चीज आपको और जानना है। क्लियर है सबका यहां तक? चलो नेक्स्ट जो हम देखते हैं ध्यान से, कलर थोड़ा अजीब लगता है वाला। चलो इसमें देख लो, ध्यान से देखना। मौर्य काल के अंतर्गत या मौर्यकालीन मुद्राएं जब भी आपको पूछे तो आपको क्या क्या आंसर बताना है, ध्यान देंगे सब लोग। हाँ इधर देखो भाई, मुद्रा नहीं इसलिए पढ़ रहे हो, ठीक है। इधर मुद्रा भी पढ़ लो थोड़ा। एसी आज से बंद, ठीक। पूरा ध्यान इधर रखो, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। मौर्यकालीन मुद्राओं में हम बात करें तो मौर्य काल का जो राजकीय मुद्रा होता था, कौन सा मुद्रा? तो उसको क्या बोलते थे? पर्ण। राजकीय मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। जो किसका बना होता था?
चांदी का। किसका बना होता था? चांदी का बना होता था, जिसको हम क्या नाम से जानते थे? पण, या उसको आगे चल के हम बोलेंगे करसा पण। क्या बोलते थे? ये भी वही चांदी का मुद्रा ही है, पण बोले चाहे करसा पण बोले, मतलब आपका वही रहेगा। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? और आगे हम देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, एक जो होता था इसको हम बोलते हैं रुद्र दर्शक। कौन होता था? रुद्र दर्शक जो होता था उसका काम क्या होता था? ये अधिकारी ये होता था रुद्र दर्शक। तो ये मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। मुद्राओं का परीक्षण कि कौन सा मुद्रा का वैल्यू ज्यादा है, किसका कम है, अभी वर्तमान में कौन सी मुद्रा हमारे पास कितनी है, या अन्य सभी जो जानकारी है उनका पूरा परीक्षण को लेके जो भी अधिकारी हो बनता था उसको क्या बोलते थे? रुद्र दर्शक। तो रुद्र दर्शक किस प्रकार का अधिकारी होता था? जो मुद्राओं का क्या करता था? परीक्षण। मुद्राओं का परीक्षण। अब इसमें पण या करसापण दोनों कौन सा सिक्का था? चांदी का। निष्क जो होता था वो क्या था? सोने का सिक्का। निष्क बोलेगा तो सोने का सिक्का आपको बताना है। समझ में आ रहा है? और काकड़ी यदि बोल दे, क्या बोल दे, तो ये कौन सा होता था? तांबे का सिक्का। काकड़ी का मतलब तांबे का सिक्का। तो मौर्यकालीन जो मुद्राएं हैं उसमें से इतना क्वेश्चन बन सकता है। आया समझ में? तो फिर से बता दो, राजकीय मुद्रा का नाम पण। किसका होता था? वही आगे चल के क्या बना? करसापण। ये भी किसका ही था? चांदी का। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले को रुद्र दर्शक। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला रुद्र दर्शक। निष्क क्या सिक्का होता था? सोने का। और काकड़ी, काकड़ी आपका तांबे का सिक्का होता था। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? चलो बताओ, सोने के सिक्के का नाम बताओ। सोने का सिक्का, चांदी का, चांदी का, राजकीय मुद्रा, पण। रुद्र दर्शक बताओ क्या था? मुद्राओं का परीक्षण करने वाला, मुद्राओं का। समझ आ पा रहा है? और तांबे का सिक्का को काकड़ी। तांबे का सिक्का काकड़ी कहलाता था। आया बात समझ में? क्या हो गया? हाँ, कुछ प्रॉब्लम? क्या लिखा है? तो काकड़ी तो लिखा है नहीं? हाँ, अच्छा आना है, क्या बोलेंगे तो? हाँ बोल लेना, ठीक है। चलो हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मौर्य काल का। देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। क्या देखेंगे बता दो? प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारी चीज आपको समझना है। जैसे कि मौर्यकालीन जो प्रशासन थी वह किस प्रकार का था? तो केंद्रीय प्रशासन। क्या होता था? मतलब एक ही जगह से रहकर पूरे क्षेत्र को चलाना होता था, जो थोड़ा एक मुश्किल काम भी होता था। जैसे मान लो कि भारत का भी शासन अगर केंद्रीय शासन बन गया मान लो, तो दिल्ली में रह के पूरा हर जगह शासन किया जाएगा, तो वहां तक पहुंच बना पाएंगे क्या? नहीं। जब केंद्रीय शासन की जगह जब विकेंद्रीकरण आता है, क्या आता है? तो छोटे छोटे स्थानों में शासन होना चालू होता है। तो अभी जैसे हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण है, क्या बता दो? राज्य सरकार है, उसके अंदर फिर जिला, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे बंटवारा किए हैं, ग्राम, जनपद, हर जगह शासन करने के लिए अधिकारी होता है। तो अभी वर्तमान में क्या है बता दो? विकेंद्रीकरण। क्या है? लेकिन मौर्य काल में क्या था? केंद्रीकरण या केंद्रीय शासन। क्या था आपका? एक ही जगह से सब क्षेत्र को शासन करना होता था। यहां तक क्लियर है सबका? चलो यहां पर देख लो, प्रशासन में राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे उस समय भी, अभी भी होता है। प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए क्या होता है? मंत्री परिषद। आया समझ में? तो ये चीज हमको और कहां देखने मिला है? मौर्य काल में राजा को सलाह देने के लिए क्या होता था? मंत्री परिषद होता था। और जैसे अभी जो उच्च जो मंत्री होते हैं उसको हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसी मौर्य काल में जो उच्च अधिकारी जो होते थे, उच्च अधिकारी जो होते थे उनको या तो तीर्थ बोलते थे या तो उनको बोलते थे महामात्रा। क्या बोलते थे? महामात्रा के नाम से जानते थे। तो मौर्य काल में उच्च अधिकारियों को क्या नाम से जानी जाती थी? तीर्थ या महामात्रा। और इनकी टोटल संख्या कितना होता था? 18। कितना होता था? 18 तीर्थ या महामात्रा का। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो मौर्य काल में राजा को सलाह कौन देता था? और ये मंत्री परिषद में ही इन लोग बैठते थे, उच्च अधिकारी लोग। समझ आ पा रहा है? जिनको क्या बोलते थे?
महातीर्थ या महामात्रा, जिसकी संख्या क्या था 18। कितना था 18। इस समय जो ऐसा व्यक्ति जो जासूस वाला काम करता था उस अधिकारी को बोलते थे चर। क्या बोलते थे? तो जासूसों को क्या बोला जाता था? चर के नाम से जानते थे। मौर्य काल में जासूसों को क्या बोलते थे? चर। तो फिर से देख लो, मौर्यकालीन प्रशासन किस प्रकार की प्रशासन थी? केंद्रीय प्रशासन। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, राजा को सलाह देने के लिए। और मंत्री परिषद में टोटल कितने लोग बैठते थे? 18, जो उच्च अधिकारियों के समूह होते थे, जिन्हें क्या बोलते थे? तीर्थ या महामात्रा। समझ आ पा रहा है? साथ ही साथ जासूसों को उस समय क्या बोलते थे? चर। मौर्य काल में जासूसों को क्या बोलते थे? चर के नाम से जानते थे। यहां तक क्लियर है? अब ये जो हम उच्च अधिकारी देखे, टोटल कितने उच्च अधिकारी होते थे? 18। अब उन 18 में से हमको एकदम मेन को आपको समझना है कि किसे क्या कहा जाता था। समझ में आ रहा है? कि कौन सा पद किस लिए बना होता था उन उच्च अधिकारियों में, उसको हमें ध्यान देना है। कौन चालू किया उसको? हाँ हो गया, शांत रहो। चलो ध्यान देना सब लोग इधर। तो सबसे पहले जैसे एक पद होता था जिसका नाम था आपका अमात्य। क्या होता था? तो अमात्य किस प्रकार का पद था बताओ? प्रधानमंत्री। चलो, प्रधानमंत्री जो सबसे हेड, सबसे बड़ा मंत्री को उस समय हम क्या बोलते थे? अमात्य। और अभी इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री से। देखो, एक तो राजा होगा और राजा के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? अमात्य। जिसकी तुलना भी हम किससे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री से, जो प्रधानमंत्री होता था। क्लियर है सबका? एक होता था पुरोहित। पुरोहित का मतलब कौन से विभाग का प्रमुख? दान विभाग। कौन सा? दान विभाग का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? पुरोहित। दान या तो धार्मिक विभाग भी इसी में आता था, जिसको हम क्या बोलते थे? पुरोहित। एक था राजपुत्र करके। राजपुत्र मतलब युवराज। युवराज वगैरह जो होते थे, जो राजा के जो पुत्र वगैरह जो होते थे, उनको जो पद मिलता था उसको बोलते थे राजपुत्र। क्या बोलते थे? जिसको हम और क्या समझ सकते हैं? युवराज के नाम से। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? और राजपुत्र युवराज कौन बनते थे? तो राजा महाराजा के जो पुत्र होते थे उनको बनाया जाता था। आया बात समझ में? एक होता था हमारा समाहर्ता करके एक पद था। इसका काम आय का क्या करना? संग्रह करता। जो भी इनकम होता था मौर्य काल में, उसको संग्रह करने वाला जो अधिकारी होता था उसको हम क्या बोलते हैं? समाहर्ता। क्या बोलते हैं? और ये पद अभी भी आपको देखने मिलेगा। अभी देख लो, जिला में आय का संग्रह करने का कार्य कलेक्टर का होता है। किसका होता है? तो कलेक्टर का तुलना हम इससे करते हैं, समाहर्ता से। क्या किससे करते हैं? और दरअसल समाहर्ता का मतलब ये होता है संग्रह करना। क्या करना? संग्रह करना। आ रहा बात समझ में? और अभी इसको जैसे जाओगे कलेक्ट्रेट ऑफिस तो हिंदी में कुछ लिखे रहता है। क्या लिखे रहता है? समाहर्ता ऐसा करके कुछ लिखे रहता है। मतलब हिंदी में कुछ लिखे रहेगा। मतलब वो कलेक्टर, मतलब अभी का हम बता सकते हैं कि अभी जो जिले में कलेक्टर होते हैं उसको हम अभी उस समय क्या बोलते थे? एक प्रकार का समाहर्ता, जो आय का संग्रह करता था। तो जिला में जितने भी आय होते हैं उसका पूरा संग्रह करने का काम कलेक्टर का होता है। क्लियर है सबका? यहां तक हाँ है ना? क्या लिखे रहता है? देख लेना, नेट में आपको दिख जाए। हिंदी में देख लेना, लिखे रहेगा आपका। ठीक है, चलो। समाहर्ता, हाँ अच्छा, हिंदी में कलेक्टर ही लिखा है क्या? चल हो गया होगा। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पद होता था सन्निधाता का। किसका होता था? ये किस प्रकार का पद था बताओ? ये होता था राजकीय कोष का अध्यक्ष। राजकीय कोष का क्या होता था? अध्यक्ष। कि देश, उस राज्य में जितना भी फंड है, कोष है, वो जिसके अधीन होता था उसको हम क्या बोलते थे? सन्निधाता। क्या बोलते थे? तो फिर से बता दो, अमात्य क्या था? प्रधानमंत्री। अमात्य पुरोहित, दान विभाग का प्रमुख।
पुरोहित। राजपुत्र मतलब युवराज, राजपुत्र मतलब समाहर्ता का कार्य आय का संग्रह करता, जिसको ये तुलना भी हम किससे करते हैं, जिला कलेक्टर से। और सन्निधाता का मतलब राजकीय कोष का अध्यक्ष, जितना भी आय एकत्र हुआ है, जितना भी फंड है वो जिसके अधीन होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, सन्निधाता, जिसको अभी हम वर्तमान में जैसे संचित निधि बोलते हैं। राज्य का जितना भी पैसा है जिस जगह एकत्र होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, संचित निधि। तो उसका भी संचित निधि देख लो, राज्य में राज्यपाल के अधीन होता है, केंद्र में राष्ट्रपति के अधीन होता है, समझ आ रहा है। तो उसी प्रकार से राजकीय जो कोष होता था, फंड होता था, उसका अध्यक्ष को हम उस समय क्या बोलते थे, सन्निधाता बोलते थे। क्या बोलते थे, सन्निधाता। आगे बढ़े, चलो इसी को पहले पीने देखे बता दो, आगे फिर उसका देखते हैं। चलो बताएंगे ध्यान से। अमात्य बताओ, अमात्य प्रधानमंत्री, पुरोहित, पुरोहित दान विभाग, राजपुत्र युवराज, राजपुत्र समाहर्ता आय का संग्रह करता, समाहर्ता सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। क्लियर है तक सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था, प्रदेष्टिक। ये क्या था बताओ, इसको बोलते थे अभी तुलना में कमिश्नर। क्या बोलते थे, ठीक है ना। प्रदेष्टिक का तुलना हम किससे करेंगे, कमिश्नर से। व्यवहारिक मतलब मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। चलो मुख्य न्यायाधीश को उस समय हम क्या बोलते थे, व्यवहारिक, एक पद होता था। व्यवहारिक न्यायालय भी सुने होंगे अभी, है ना। तो ये मुख्य न्यायाधीश को उस समय हम क्या बोलते थे, व्यवहारिक नामक पद। नायक क्या होता था, नगर अध्यक्ष। क्या होता था, नगर, हाँ अच्छा, नगर रक्षा जो करता था उसको बोलते थे, ठीक है ना। नगर रक्षक का क्या बता सकते हैं, अध्यक्ष, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते थे, नायक। कर्मांतिक का बताओ, क्या बोलते थे, कर्मांतिक का मतलब कारखानों का अध्यक्ष है ना, ठीक है ना। कारखानों, गलत कैसे लिखा रहा है, कारखानों का क्या होता था, अध्यक्ष, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते थे, कर्मांतिक। चलो फिर से एक बार देख लो ध्यान से, बातें ना करें। अमात्य बताओ क्या था, अमात्य प्रधानमंत्री। पुरोहित, पुरोहित राजपुत्र, राजपुत्र समाहर्ता, समाहर्ता सन्निधाता राष्ट्रीय कोष का अध्यक्ष। प्रदेष्टिक मतलब कमिश्नर, प्रदेष्टिक व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश, व्यवहारिक नायक नगर रक्षक अध्यक्ष, नायक क्या था, नगर रक्षक अध्यक्ष। कर्मांतिक कारखानों का अध्यक्ष, ठीक है। कर्मांतिक क्या था, कारखानों का अध्यक्ष। चलो अब कहीं से भी पूछ रहा हूं, इसी में से आपको बताना है, क्वेश्चन आता है क्योंकि। चलो बताओ, पुरोहित बताओ, पुरोहित राजपुत्र सन्निधाता राष्ट्रीय कोष का समाहर्ता आय का संग्रह। ये क्वेश्चन अभी भी आता है समाहर्ता वाला बार बार, ठीक है। व्यवहारिक नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। प्रदेष्टिक कमिश्नर। कर्मांतिक, क्लियर है सबका यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में भी और बहुत सारा जानकारी हमें देखना है, यहां तक क्लियर सबका, आगे बढ़े। चलो इस समय मौर्य काल के समय और क्या क्या चीज आपको पूछ सकता है प्रशासन को लेके। तो मौर्य काल के समय एक परीक्षण होता था जिसको बोलते हैं उपधा परीक्षण। क्या बोलते थे, उपधा परीक्षण के नाम से जानते हैं। आ रहा बात समझ में। मौर्य काल के समय जो परीक्षण होता था क्या नाम था उसका, उपधा परीक्षण। तो उपधा परीक्षण होता क्या था समझना ध्यान से। जब मुख्यमंत्री और पुरोहित, समझ आ रहा है, मुख्यमंत्री और पुरोहित की जब नियुक्ति की जाती थी तो उनके चरित्र की जांच होती थी। किसकी जांच, तो उसको बोलते थे उपधा परीक्षण। क्या बोलते थे, क्योंकि बहुत बड़े पद में उन लोगों को बैठाना है,
तो उनके पूरे चरित्र की जांच करने के लिए एक टीम बैठता था, और कौन सा जो परीक्षण करता था उसका नाम क्या था? उपधा परीक्षण बोलते हैं, याद रखेगा सबको। तो मौर्य काल में कौन सा परीक्षण चलता था? उपधा परीक्षण, जिसके तहत क्या की जाती थी? तो मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति से पहले उनके चरित्र की जांच होती थी, जिसका नाम क्या था? उपधा परीक्षण। क्लियर है सबका? आगे बढ़े, चलो। मौर्य काल के समय देख लो, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था? बता दो। ग्राम। कौन? ग्रामिक। सबसे छोटी इकाई क्या थी? और ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था? ग्रामिक। क्या कहलाता था? ग्रामिक। क्लियर है सबका? तो क्वेश्चन आएगा, मौर्य काल में प्रशासन का सबसे छोटा यूनिट ग्राम, और ग्राम का प्रमुख ग्रामीण। ठीक है। इस समय जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको अध्यक्ष भी कहते थे। क्या कहते थे? अध्यक्ष। प्रशासनिक अधिकारी का जो एक अलग टीम होता था, एक टीम जो होता था जिसको हम क्या बोलते थे इधर, जिसको हम तीर्थ या महामात्र भी बोलते थे, इसकी संख्या कितना था? 18। और मौर्य काल में और क्या हमको देखने मिला कि प्रशासनिक अधिकारियों को और क्या कहते थे? अध्यक्ष भी कहते थे। और उनकी संख्या कितना था? 16, सॉरी कितना था? 26। जिसमें से प्रमुख अध्यक्षों के नाम आपको पता होना चाहिए। टोटल अध्यक्ष की संख्या कितनी थी? 26। और तीर्थ या महामात्र वाला का 18। ठीक है। चलो, तो इसमें देख लो, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को हम अध्यक्ष भी बोलते थे। जैसे कि एक होता था सीता अध्यक्ष। क्या होता था? सीता अध्यक्ष का कार्य बताओ। ये होता था कृषि विभाग का प्रमुख। कृषि विभाग का जो प्रमुख होता था उसको हम क्या बोलते थे? सीता अध्यक्ष। जो बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ पा रहा है? कृषि विभाग के प्रमुख को क्या बोलते थे? सीता अध्यक्ष। फिर होता था आकाराध्यक्ष। ये बताओ किस कौन सा विभाग? खनन विभाग का। खनन विभाग का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? आकाराध्यक्ष। क्या बोलते थे? आकाराध्यक्ष। सीताध्यक्ष क्या था? सीताध्यक्ष कृषि विभाग, आकाराध्यक्ष। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? लक्ष्मण अध्यक्ष। ये क्या था? मुद्रा विभाग का। क्या था बता दो? मुद्रा विभाग का प्रमुख को क्या नाम से जानते थे? कौन सा? लक्ष्मण अध्यक्ष। नेक्स्ट जो पद का नाम क्या था? राक्षीन। क्या नाम था? राक्षीन का कार्य ये था पुलिस विभाग का प्रमुख। पुलिस विभाग के प्रमुख को क्या बोलते थे? राक्षीन। क्या बोलते थे? राक्षीन। चलो फिर से बताओ, इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा होगा? सीता अध्यक्ष ही बार बार एग्जाम में आता है, क्योंकि सरकारी भूमि क्या बोलते थे? सीता भूमि। और सीता भूमि जिसके अधीन होता था उसको क्या बोलते थे? सीता अध्यक्ष, जो पूरा कृषि विभाग को संभालता था। क्लियर है? चलो फिर से बताओ, सीता अध्यक्ष किस प्रकार, कौन से विभाग का प्रमुख? आकाराध्यक्ष, लक्ष्मण अध्यक्ष, राक्षीन। राक्षीन पुलिस विभाग। क्लियर है? एक होता था गुण पुरुष। ये थे गुप्तचर विभाग के प्रमुख। क्या होते थे? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उनको क्या बोलते थे? गुण पुरुष। वही लिखे हो ना? गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? गुण पुरुष। संस्था का काम बताओ। इसका उतना नहीं लिखे, इसको भी लिखे थे आंटविक। आंटविक का क्या था? वन विभाग। कौन सा विभाग? इसको हटा दो, इसका अगर नहीं लिखे ना तो इसको हटा देते हैं, इसका कोई उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आंटविक जो होता था कौन से विभाग का प्रमुख? वन विभाग। तो अध्यक्ष जो होते थे प्रशासनिक अधिकारी में, टोटल संख्या कितना था इनका बताओ? 26 टोटल संख्या। उसमें से मेन इतना आपको रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया था। ठीक है, चलो एक बार बता दो लाइन से। सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष, आकाराध्यक्ष खनन विभाग, आकाराध्यक्ष लक्ष्मण अध्यक्ष, लक्ष्मण अध्यक्ष राक्षीन, राक्षीन गुण पुरुष, गुण पुरुष। ये भी सीजीपीएससी और व्यापम छत्तीसगढ़ में अक्सर क्वेश्चन आता है। गुण विभाग, सॉरी गुण पुरुष जो होते थे वो क्या थे? तो क्या बताओगे? गुप्तचर विभाग को बोलते थे या उनके प्रमुख को बोलते थे गुण पुरुष। ठीक है। आंटविक क्या होता था? वन विभाग का प्रमुख। आंटविक में
क्लियर है सबका? चलो अब कहीं से भी पूछ रहा हूं, आप लोगों को बताना है। चलो बताओ, लक्ष्मण अध्यक्ष बताओ, गुण पुरुष गुप्तचर, आंटविक वन विभाग, अकाराध्यक्ष खनन विभाग, सीताध्यक्ष कृषि विभाग, कौन सा विभाग? राक्षीन, राक्षीन पुलिस विभाग। तो ये सब पूरी जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, ये सब कौन सी काल की है? मौर्य काल। तो मौर्य काल में ये सब था पूरा, समझ आ पा रहे हैं? अलग अलग प्रकार के पद हुआ करते थे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहां तक क्लियर सबका? हाँ कि नहीं? चलो अब देखते हैं न्याय व्यवस्था। क्या देखते हैं? मौर्य काल में न्याय को लेके क्या क्या व्यवस्था की गई थी उसके बारे में, ठीक है? तो न्याय व्यवस्था में बात करें तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो सम्राट होता था, राजा जो होता था, वो एक प्रकार का न्यायाधीश भी होता था। क्या होता था आपका? और इसके अधीन जो सबसे बड़ा जो न्यायालय होता था, इसको हम उस समय क्या बोल सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय किसके अधीन हुआ करता था? सम्राट। तो सम्राट एक प्रकार का न्यायाधीश का भी काम करता था, न्याय का भी काम करता था। समझ आ पा रहा है? और इसके अधीन क्या होता था? सर्वोच्च जो न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय किसके अधीन? सम्राट के अधीन। समझ आ पा रहा है? और अंतिम न्यायालय लास्ट में, यदि मान लो कि निम्न क्षेत्रों से भी फैसला देते देते लास्ट में हम किसके पास जा सकते हैं? सम्राट जो था उनके पास अंतिम न्यायालय उसी के पास था। अंतिम फैसला लास्ट में कौन सुना सकता था? सम्राट सुना सकता है। जैसे अभी सबसे बड़ा न्यायालय हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, मान लो मृत्यु दंड दे दिया गया है, तो उसको माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है माफ वगैरह, क्योंकि उनके पास क्षमादान की शक्ति है। लेकिन अभी वर्तमान में अंतिम न्यायालय बोलेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ही है। राष्ट्रपति को केवल क्षमादान की शक्ति है। कौन शक्ति है? क्षमादान की शक्ति, जिसके तहत जो भी दंड दिए गए उनका उसको थोड़ा कम कर सकता है, माफ कर सकता है, वो सब है उनके पास। लेकिन अंतिम न्यायालय बोलेंगे देश का तो अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय है? तो मौर्य काल में अंतिम न्यायालय किसके पास था? सम्राट के पास। सर्वोच्च न्यायालय भी सम्राट के पास हुआ करता था। क्लियर यहां तक सबका? हाँ है ना? और सबसे छोटा जो न्यायालय होता था वो ग्राम में होता था। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम में होता था। तो सबसे छोटा न्यायालय जो ग्राम में होता था उसको बोलते थे ग्राम सभा। क्या बोलते थे? तो गांव में जैसे कि कहीं पीपल ईपल का पेड़ होता था, बरगद का, वहीं पास चौराहा बना के पर क्या करते थे? न्याय। तो ये चीज मौर्य काल से चला आ रहा है। कहां से चला आ रहा है? मौर्य काल में भी हमको देखने मिला था कि ग्राम सभा का बैठक रखते थे और गांव में यदि कुछ गलत किया रहता उनको दंड दे देते। तो सबसे बड़ा ये आपका मुंह जबानी होता था। समझ आ रहा ना? जिसको बोल दिए उसको दंड मिल जाता था। तो सबसे छोटा न्यायालय कौन सा था उस समय? ग्राम सभा। और ग्राम सभा जो होता था, इसका फैसला जो सुनाता उसको क्या बोलते थे? वृद्धजन। क्या बोलते थे? वृद्धजन। इसका जो ग्राम सभा में कौन बैठता था? कौन बैठते थे मतलब वृद्धजन, मतलब समूह टाइप से भी होता था। ये आया बात समझ में? जो फैसला सुनाते थे ग्राम सभा में। क्लियर है यहां तक सबका? तो सबसे बड़ा न्यायालय किसके हाथ में था? सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा। ग्राम सभा में फैसला वृद्धजनों के द्वारा सुनाई जाती थी। क्लियर यहां तक सबका? आगे बढ़े चलो। और इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, देखो सबसे बड़ा न्यायालय भले ही सम्राट के पास है, लेकिन न्याय करने के लिए न्यायाधीश होंगे। और न्यायाधीशों में भी सबसे बड़ा न्यायाधीश क्या होता था? मुख्य न्यायाधीश, जिसको बोलते थे धर्माधिकारी। क्या बोलते थे? तो मौर्य काल में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा गया है? धर्माधिकारी। क्या कहा गया है? धर्माधिकारी के नाम से जानते हैं। और उस समय न्यायालय दो टाइप के होते थे, दो प्रकार के, जिसमें से एक है धर्म स्थायी। क्या लिखा है? धर्म स्थायी। और दूसरा कंटक शोधक। क्या होता था? तो मौर्य काल में न्यायालय कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला बताओ, धर्म स्थायी, और दूसरा कंटक शोधक। धर्म स्थायी जो होता था वो दीवानी मामलों पर फैसला सुनाता था। समझ में आ रहा है? और कंटक शोधक आपका फौजदारी मामला। कौन सा मामला? तो दीवानी मामला जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? पैसों से संबंधित, धन दौलत से संबंधित कुछ मामला है, तो वो ज्यादा था धर्म स्थायी के पास, जिसको अभी हम क्या बोलते हैं? दीवानी न्यायालय। क्या बोलते हैं?
और जो आपराधिक मामले होते हैं, कौन से मामले? आपराधिक। तो आपराधिक जो मामला है ये उस समय किसके पास जाता था? कंटक शोधक। अभी हम उसको क्या बोलते हैं? फौजदारी मामले। क्या बोलते हैं? तो ये मौर्य काल में हमको देखने मिला था। न्यायालय कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार। कितने प्रकार? पहला धर्म स्थायी, पहला। दूसरा कंटक शोधक, दूसरा। धर्म स्थायी की तुलना भी किससे करते हैं? दीवानी न्यायालय। किससे करेंगे? और फौजदारी का कंटक शोधक। फौजदारी में किस प्रकार के मामले? आपराधिक मामले। समझ में आ रहा है? जैसे मर्डर कर दिए, चोरी चमारी, ये जो चीज होता है, समझ आ रहा है? और कुछ मारपीट वारपीट जो चीज है, समझ आ रहा है? ये सब किस में जाएगा? आपराधिक में। अब मान लो कि घर में जमीन को लेके झगड़ा हो गया, किसी की संपत्ति को लेके झगड़ा हो गया, समझ में आ रहा है? तो उसका निपटारा को हम किस में ले जाते हैं? दीवानी मामलों में। किस में ले जाते हैं? तो इस टाइप का चीज आपको होता था। क्लियर यहां तक सबका? चलो बता दो ध्यान से। इस समय मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायालय किसके पास? अंतिम न्यायालय सम्राट के पास। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा में फैसला। इस समय मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते थे? धर्माधिकारी। क्या बोलते थे? कितने प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे? 2 प्रकार का। सबसे पहला धर्म स्थायी का मतलब दीवानी मामले के अंदर। दूसरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंटक शोधक में कौन सा मामला? फौजदारी। फौजदारी मतलब आपराधिक, और दीवानी मतलब धन से संबंधित मामले। आया समझ में? हाँ कि नहीं? तो ये हो गया मौर्य काल का कौन सा व्यवस्था? न्याय को लेके इतना व्यवस्था हम लोग किए थे। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ध्यान से मौर्य काल के वास्तुकला। मौर्य काल के क्या देखेंगे? कि मौर्य काल के जो शासक हुए थे उन्होंने जो चीज बनाए थे उनके बारे में हम समझेंगे। क्लियर है सबका? तो मौर्यकालीन वास्तुकला में हम बात करें तो मौर्यकालीन वास्तुकला में ये जो चीज दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? सांची का स्तूप। क्या बोलते हैं? तो सांची का जो स्तूप है इसको किनके द्वारा बनाया गया था? जोर से बोलो। अशोक के द्वारा बनाया गया था। और ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा क्या है? स्तूप। भारत का सबसे बड़ा क्या है? स्तूप। और ये जो स्तूप है इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार के जो ढांचे हैं उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, आपको पूछा था वेदिका के बारे में। किसके बारे में? वेदिका के बारे में क्वेश्चन किया था कि सांची के स्तूप में वेदिका क्या है। तो वेदिका जो होता है ये चारों तरफ से जो घिरा वाला चीज दिख रहा है, ये वाला चारों ओर से जो घेरा है इसका, उसी को वेदिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में इस टाइप का लाइन आपका मिला था, है ना? तो सांची के स्तूप की पूरी जानकारी रखना है कि कौन सी चीज को क्या कहा जाता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? तो इसके लिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सांची के स्तूप की थोड़ा संरचना पहले देख लेते हैं, ठीक है? चलो सांची की स्तूप कहां है पहले ये बता दो। सांची की स्तूप सांची में होगा ना? और सांची कहां है? मध्य प्रदेश में। आया बात समझ में? चलो सांची की स्तूप की जो संरचना है इसमें देखेंगे ध्यान से, तो स्तूप जो होता है एक अर्धगोलाकार संरचना होती है। मतलब स्तूप में क्या होता है? ये जो दिख रहे हैं क्या है बताओगे? अर्धगोलाकार क्या है? ऊपर में संरचना होता है जिसको क्या नाम से जानते हैं? अंड के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं? अंड के नाम से जानते हैं। और इस अंड के ऊपर एक छज्जे जैसा संरचना होता है यहां पास, इसके ऊपर यहां पास ऊपर में क्या होता है? यहां पास सज्जे के जैसा क्या होता है? ऊपर में संरचना होता है। इसको क्या बोलते हैं? हर्मिका। क्या बोलते हैं? हर्मिका के नाम से जानेंगे। समझ आ रहा है? और हर्मिका के ऊपर एक मस्तूक निकलता है जिसको क्या बोलते हैं? यष्टि। क्या बोलते हैं? यष्टि। इसके ऊपर देख लो ये जो चीज जो निकला है ये वाला ऊपर में, इसको क्या बोलते हैं? यष्टि के नाम से जानते हैं। चलो फिर से बताओ, ये वाला पोजीशन क्या है हमारा? बताओ। अंड। ये पोजीशन क्या है? अंड के ऊपर जो छज्जा बना उसको हर्मिका। हर्मिका के ऊपर जो चीज है उसको यष्टि। हर्मिका के ऊपर यष्टि। और जो यष्टि होता था उसमें 3 छतरियां लगी होती थी मौर्य काल में। अभी वो छतरी आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? ऊपर में कितने छतरी लगे होते थे?
तीन छतरियां किसमें लगी होती थी? यष्टि, जब सबसे टॉप में छतरी लगा होता था, जो मौर्य काल के संबंध में कुछ जानकारी उससे अपन को मिलता है। ठीक है, तो यष्टि के ऊपर क्या लगा होता था? तीन छतरियां लगी होती थी। और ये जो संपूर्ण संरचना अपन जो देखे, जिसमें अपन अंड जो है, अर्ध जो गोलाकार संरचना है, हर्मिका जो है, और यष्टि जो है, और छतरियां जो ये जिससे पूरा घिरी हुई है चारों तरफ, इसको क्या बोलते हैं? वेदिका। क्या बोलते हैं? ये पूरा जिससे घिरा हुआ चीज है, इसको क्या बोलेंगे? वेदिका। ये पोजीशन पूरा वेदिका का है। ठीक है, और वेदिका के बीच में जाओगे तो चारों तरफ, इधर नहीं, चारों तरफ क्या है? गेट है। एक ही तरफ नहीं, चारों तरफ गेट है उसमें, जिसको बोलते हैं तोरण द्वार। क्या बोलते हैं? तोरण द्वार के नाम से जानते हैं। आए बात समझ में? तो सांची के स्तूप में ये सब चीज पाए जाते हैं, याद रखना। जो मेन संरचना है इसको बोलते हैं अंड। क्या बोलेंगे? उसके ऊपर हर्मिका, उसके भी ऊपर यष्टि। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है जिससे घिरा है, क्या बोलते हैं? वेदिका। क्या बोलते हैं? और देखो यही स्टेप का होता था, जैसे इधर अंदर जाओगे तो इधर आइट साइड से फिर अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे आजकल देखते गार्डन में जैसे बनाते गेट, ऐसे जाएंगे फिर साइड से जाना पड़ता है, उसी टाइप का गेट होता था। क्यों ऐसा बनाया जाता था? अच्छा, तो अलग अलग उसमें रीजन रहा होगा। मेन गेट उसी टाइप का ही ये बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। नहीं तो इधर गेट है लेकिन दिख ही नहीं रहे, तो आइट साइड से वहां जाते हैं। आया बात समझ में? तो फिर से बता दो, ध्यान से बताना सब लोग। इस सांची की स्तूप की संरचना में अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? अंड के ऊपर सज्जे को, हर्मिका के ऊपर जो मस्तूल है उसको यष्टि। यष्टि में क्या लगा होता था? तीन छतरियां। ये पूरी संरचना जिससे घिरा है उसको वेदिका। क्या बोलते हैं? वेदिका में जो द्वार होते थे उसको तोरण द्वार। क्या बोलते थे? तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है तक सबका? अब यही जो चीज अभी हम देखे, इसमें आपको देखना है, ये तो सबसे क्लियर है। वेदिका जो होता था चारों ओर घिरा होता था। तोरण का मतलब प्रवेश द्वार। जो अंड जो है वो क्या चीज का प्रतीक होता था करके पूछा गया। ये तो केवल, ये जो देखे तो केवल नीचे एक संरचना है, मेन संरचना ये है अंड, हर्मिका और छत्र। समझ में आ रहा है? और इनको जो घेर के रखे हैं वो आपका वेदिका, एंट्री करेंगे वो तोरण द्वार। तीन चीज इसमें मेन होता है। पहला कौन सा? अंड, जो किसका प्रतीक होता था? शांति का। किसका प्रतीक? हर्मिका जो है, ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, हर्मिका जो होता था ये किसका? देवताओं का घर मानते हैं। किसका घर मानते हैं? और जो छत्र लगा होता था उसको बोलते हैं विचारों का प्रतीक। किसका प्रतीक? विचारों के प्रतीक के रूप में वहां छत्र लगाई जाती थी। समझ आ पा रहा है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सांची की स्तूप में जो अंड है, अर्धगोलाकार संरचना है, वह किसका प्रतीक है? तो क्या बताओगे? शांति का। किसका प्रतीक? हर्मिका को क्या कहते हैं? देवताओं का घर। हर्मिका को, छत्र को विचारों का प्रतीक, छत्र को। और अभी अभी जो हमारे एग्जाम में पूछा था वो क्या था? वेदिका। वेदिका मतलब चारों ओर से घिरा हुआ जो दीवार है उसको हम क्या बोलेंगे? वेदिका। वेदिका के बीच में क्या मिलेगा? द्वार। द्वार का नाम तोरण द्वार। सांची की स्तूप कौन बनाया था? कहां है? और ये जो इस समय जो मौर्य काल में जो वास्तुकर्म जो भवन बनते थे वो किनका बनाया जाता था? लकड़ियों का बनता था। ऐसा करके पूछ देगा तो ध्यान रखना। मौर्य काल में भवनों का निर्माण किससे होता था? लकड़ियों का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आया बात समझ में? आगे बढ़े। चलो, मौर्य काल का ये सबसे बड़ा मुख्य स्ट्रक्चर ये हो गया। मौर्य काल में एक स्ट्रक्चर जो होता है जिसको बोलते हैं अशोक स्तंभ। क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ के नाम से हम जिसको जानते हैं उसको आप देखेंगे क्या है ये। ठीक है, चलो, अशोक स्तंभ सुने हो नाम? तो अशोक स्तंभ कहां है? सारनाथ यूपी में। और ये क्या है? चार पत्थर के शेर को एक स्थान पर रखा गया है। ये चार क्या है बता दो? पत्थर के शेर है, उसको एक स्तंभ में रखा गया है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ। क्या बोलते हैं? और अशोक स्तंभ क्या चीज का सूचक है बोलेंगे तो अहिंसा का क्या है? सूचक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को लिया गया है। अशोक स्तंभ बहुत बड़ा है, नीचे जाएंगे तो बहुत बड़ा स्तंभ है ये। तो अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को, ऊपर का हिस्सा को बस
समझ आ रहा है क्या लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। क्लियर सबका? तीन ठो दिख रहा है, दीवार के उस तरफ जाओ, उधर से जाओ। एक ठो दिखेगा वो, ठीक, उधर वो वाला रूम में दिखेगा, इसके बगल में रूम है, वहां पीछे तरफ से वो शेर दिख जाएगा आपको, ठीक है? तो एक तरफ से तीन ही ठो दिखेगा ना, फ्रंट से कितना ठो दिखेगा? तीन। लेकिन अशोक का जो सिंह स्तंभ उसमें कितने सिंह हैं? चार। फोटो में बस कितना दिखेगा? तीन। सिंघम देख लेना नहीं तो, ठीक। अजय देवगन कोई डायलॉग मारता है क्या? जो भी है, ठीक। क्लियर है तक सबका? चलो तो फिर से देख लो, सांची का स्तूप कहां बता दो? सांची एमपी। और अशोक स्तंभ कहां है? सारनाथ यूपी। इसमें जो शेर है वो किनके बने हैं? पत्थरों के। कितने ठो शेर? चार। किनके सूचक है? अहिंसा। किनके सूचक है? और किस क्या चीज का प्रतीक है? भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है कौन सा आपका? अशोक का सिंह स्तंभ। तो ये दोनों हो गया हमारा मौर्य काल में बने जो भी स्ट्रक्चर थे उनके बारे में। इतना आपका वास्तुकला में दो ठो फेमस है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? चलो बाकी मौर्य काल के बारे में और भी जानकारी है, उसको कल करेंगे अपन। समझ आ पा रहा है? यहां तक याद रहेगा सबको? आज जितना भी हम समझे, एकदम इंपॉर्टेंट चीज को पूछ रहा हूं, आपको याद हुआ है कि नहीं एक बार बताना मेरे को, ठीक है? शांत हो जाओ। मौर्य काल के समय तीर्थ या महामात्रों की संख्या बताओ। 18। और अध्यक्ष की संख्या 26। उसमें से मेन को उठा के क्वेश्चन करेगा आपको। जैसे कि अमात्य क्या होता था? पुरोहित। धर्म और दान विभाग का प्रमुख युवराज, राजपुत्र। समाहर्ता, आय का संग्रह करता। सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रतिष्ठिक, कमिश्नर। व्यवहारिक, मुख्य न्यायाधीश, नायक। नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक, कारखाना या जो उद्योग होते थे उसका क्या होता था? अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष बताओ? कृषि विभाग। अकाराध्यक्ष, खनन विभाग। लक्ष्मण अध्यक्ष, मुद्रा विभाग। राक्षीन, गुण पुरुष, गुप्तचर विभाग। आंटविक, वन विभाग। अमात्य और पुरोहित की चरित्र की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण? उपधा परीक्षण। कौन सा परीक्षण? फिर कुछ क्वेश्चन आता है कि यहां पास पूछा जाता है मेन आपका, एक मिनट ना, मौर्य काल के अंतर्गत जो भी जो चीज बने थे उसमें से आपको ध्यान रखना है। दो चीज बता दो। सबसे पहला सांची का स्तूप और दूसरा अशोक स्तंभ। सांची के स्तूप के ऊपर स्ट्रक्चर याद रहेगा सबको? बिना देखे इसका 5 चीज बताना है। कितने चीज बताना है? 5। चलो पहला बताओ। नहीं, पहला सबसे बड़ा अर्धगोलाकार को अंड। अंड के ऊपर कौन सा? हर्मिका। हर्मिका के ऊपर यष्टि। चारों तरफ से घिरा है उसको वेदिका। और जहां से एंट्री करते हैं तोरण द्वार। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? जिसमें से जो अंड है वो क्या चीज का प्रतीक? शांति का। हर्मिका देवताओं का घर। यष्टि विचारों का प्रतीक या हो सकते इस प्रकार से माना गया है। आया समझ में? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ का कौन सा भाग? शीर्ष भाग। आया बात समझ में? चलो तो आज इतना करते हैं। बाकी लिख लेना भाई, जो भी क्लासेस में पढ़ रहे हैं ईमानदारी से नोट्स बना लेना, काम बहुत आता है ये सब। क्लियर है? चलो बाकी कल करते हैं।